इथाइलिन ग्लाइकॉल बना था बच्चों। वही दोनों एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, याद है कि नहीं, लिखा हुआ था कि नहीं लास्ट क्लास में? वंस लिखा हुआ है ना बेटा? ठीक है ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये दो एग्जाम्पल है। देखो तुम याद रखो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसको। एसिडिफाइड K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। इनका नाम होता है। KMnO4 को क्या बोलते हैं बच्चों? KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम, के पोटेशियम, ये परमैंगनेट, तो इसका नाम होता है पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट। ये इसका नाम, कभी नाम दे के आए तो याद रखना है। ये एल्कलाइन भी हो सकता है, वैसे आपको एल्कलाइन मीडियम में इसका एक्शन बताया। तो एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 एल्कलाइन होने का मतलब इसको एल्कली में डाला गया। एल्कली आपको पता है ना, बेस और एल्कली, तो मतलब इसको जिसमें डाला गया उसमें एल्कली था पहले से, प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो एल्कलाइन KMnO4, ठीक। इसका नाम पोटेशियम परमैंगनेट भी होता है। दूसरा क्या बताया था? एसिडिक K2Cr2O7, K2Cr2O7 बच्चों इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम। ऐसे नाम बता रहा हूँ, कभी अगर ऐसे लिखा आ जाए तो पागल मत हो जाना, लिख के आएगा तो बता ही दोगे। इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये नाम, जैसे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके प्रेजेंस में जब अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों ही क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन कराए, जो ऑक्सीडेशन कराता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, बाकी ऑक्सीडेशन कराता है। जो खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है बच्चों ना? ये लास्ट क्लास में कर लिया था। अब अगला रिएक्शन लिखो, एडिशन रिएक्शन। अगला लिखो एडिशन रिएक्शन। लास्ट क्लास में कंबशन कर लिया था, ऑक्सीडेशन अभी किया, मतलब लास्ट क्लास में कर लिया था, उसका थोड़ा सा ब्रीफ। फिर उसके बाद बच्चों अब लिखो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन लिखो, देखो, इन दीज रिएक्शन, इन दीज रिएक्शन, इन दीज रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में लिखो बच्चों, इन दीज रिएक्शन एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, group of atoms. In these reaction, atoms or group of atoms are simply added, are simply added in these reaction. Atoms or group of atoms are simply added to a double bond, to a double bond, are simply added to a double bond or triple bond, are simply added to a double bond or triple bond, ठीक है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, विदाउट एलिमिनेशन, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ ऑफ विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम, एनी एटम, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। एडिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन में क्या होता था बेटा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग होता था। ऑक्सीडेशन में क्या होता था? ऑक्सीजन का एडिशन होता था, ठीक है ना बेटा। कंबशन और ऑक्सीडेशन में डिफरेंस होता है, पता है ना आपको, लास्ट क्लास में बता दिया था। आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, रस्टिंग मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन जलता नहीं है, समझ में आया कि नहीं बेटा? तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। एडिशन रिएक्शन में देखो एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है, वही आपको याद रखना है। जैसे बच्चों मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं इथीन का। इथीन, इथीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH, ये इथीन है। इथीन लिया, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है ना बच्चों। इसमें प्लस H2, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो H2 है बेटा ये, ठीक है ना। प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। उससे क्या हुआ? ऐड तो कर सकते हैं ना,
कर सकते हैं, क्यों नहीं। तो यहां पे क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड हट जाता है, डबल बॉन्ड हट के दोनों तरफ एक एक एच जुड़ जाता है। तो एल्कीन किसमें कन्वर्ट, इथीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथेन में। देखो ये डबल बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड टूटा, इधर भी एक एच जुड़ गया और इधर भी एक एच जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी चीज हटा नहीं, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक एक एच जुड़ गया दोनों। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन किया गया। इसमें निकेल मेटल को कैटलिस्ट लिया जाता है। निकेल मेटल को कैटलिस्ट क्यों लिया जाता है, या प्लेटिनम मेटल को, क्योंकि वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है अपने सरफेस में। समझ में कि नहीं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, लिख लो इसको, बस एकमात्र एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, एकमात्र एग्जाम्पल। बाकी और भी चीजों का एडिशन हो सकता है, लेकिन आपको एकमात्र रिएक्शन ये करना है। ठीक है, एडिशन जैसे क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है इससे। ठीक है ना, क्लोरीन को भी एडिशन किया जा सकता है, लेकिन वो आपको नहीं करना। ठीक है, अब लास्ट लिखो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, लास्ट रिएक्शन बच्चों सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये लिख लिया कुंजल वंश, ओके। अब लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। ये लास्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में लिखो बच्चों, देखो the reaction which involve the reaction which involve the displacement of an atom, the reaction which involve the displacement of an atom or group of atoms, the reaction which involve the displacement of an atom or group of atoms in an organic compound, the reaction which involve the displacement of an atom or a group of atom in an organic compound by another atom or its group, by another atom or its group is called substitution reaction, is called substitution reaction, is called substitution reaction, is called substitution reaction। ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट सब्स्टिट्यूट पता है ना, सब्स्टिट्यूट जैसे फुटबॉल में होता है। फुटबॉल में क्या होता है, जैसे एक प्लेयर खेल रहे हैं, उसमें किसी प्लेयर को इंजरी हुई तो दूसरा वो प्लेयर बाहर आ जाता है, दूसरा प्लेयर चला जाता है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है, हालांकि फील्डिंग के लिए हो सकता है, बैटिंग बॉलिंग में नहीं हो सकता है। क्रिकेट में भी जैसे कोई फील्डर है, उसको चोट लग गई तो वो प्लेयर बाहर चला जाता है, उसके जगह पर दूसरा सब्स्टिट्यूट आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी जगह पे जो आया वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है। मतलब यहाँ पे एक एटम हटाया जाएगा, साथ ही साथ उसके जगह पे दूसरा एटम लाया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको 4 ही टाइप का रिएक्शन पढ़ना है, और जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं वही एग्जाम्पल पढ़ने हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा चलो बताओ, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होगा ना, 2 टू जा 4+2। इसको बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, इसका रिएक्शन जब Cl2 के साथ कराते हैं प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, C2H6 का रिएक्शन Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेटा इसमें एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है और बनता है C2H5Cl, और जो एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है वो HCl के साथ बाहर है। तो देखो पहले C2H6 था, इसमें से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, उसकी जगह कौन आ गया, क्लोरीन। तो जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाया। तो यहां पे इस C2H6 यानी जो इथीन है, इसमें कौन सा रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। कैसे, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया किसने, क्लोरीन। मतलब हाइड्रोजन हटा, उसके जगह कौन आ जाता है, क्लोरीन आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इथीन को देखो, इथीन के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक क्लोरीन ने, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बच्चों जो मैंने पढ़ाया है
वो रिएक्शन और उन जो रिएक्शन के टाइप और उनके अंदर जो रिएक्शन लिखवाए हैं उतने ही पढ़ने हैं आप, ठीक है ना। बाकी अभी और भी रिएक्शन होता है, जैसे एलिमिनेशन, ये भी होता है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें आपको अभी नहीं पढ़ाई गई है, ठीक है ना। और भी तो ये उसमें अभी नहीं, जितना आपको ये पढ़ना है इसमें वही पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं बेटा, इसको रिवाइज करके एग्जाम में बार बार जाना, बार बार रिवाइज करके जाना। देखो सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड से बच्चों हमें केवल दो पढ़ना है। पहला पढ़ना है इथेनॉल, इथेनॉल जो कि अल्कोहलिक ड्रिंक में होता है, इथेनॉल, ठीक है ना। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? ओ एच लगा है, ओ एच लगा है ना, और फंक्शनल ग्रुप ओ एच होगा, कितने कार्बन है? दो, तो एच हटा के ही तो ओ एच लगता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इथेनॉल का? इथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा C2H6 होता, अगर इथेन होता तो एक एच हट जाएगा C2H5। ये किसका फॉर्मूला है? इथेनॉल। ये फॉर्मूला किसका है? इथेनॉल का। तो बच्चों इसका हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फटाफट इसका लिखो फिजिकल, पहले इसके बारे में लिखो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रही? ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा कुछ छूटा? पीछे वाला लिख लिया था ना, पीछे वाला सब वो कौन सा रिएक्शन था? सब्स्टिट्यूशन। हाँ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हेडिंग डलवाया मैंने सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना। उसमें पहला बच्चों दो ही पढ़ना है हमें, एक पढ़ना है हमें इथेनॉल को और दूसरा पढ़ना है हमें इथेनोइक एसिड को, ठीक है ना। तो इथेनॉल के अंदर लिखो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एल्कोहल फैमिली, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एल्कोहल फैमिली, ठीक है ना। बच्चों ये एल्कोहल फैमिली का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है? तो ऐसे थोड़ा सा इथेनॉल के बारे में बता दें, जैसे जो जितने भी एल्कोहलिक ड्रिंक है उनके अंदर तो ये होता ही है, साथ ही साथ बच्चों जो बहुत सारे मेडिसिन में ये सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। सॉल्वेंट मतलब जैसे सिरप, सिरप होता है ना, सिरप के अंदर भी क्या होता है? अल्कोहल होता है। इसीलिए अगर आप खांसी की सिरप को बहुत एक्सेस मात्रा में पीते हैं तो आपको ड्राउजीनेस होता है, आप स्लीपी फील करते हैं अपने आप को, आपको नींद आती है। खांसी में जैसे क्या होता है, आपको आराम क्यों मिलता है सिरप से? क्योंकि सिरप एक और काम करता है, ब्रेन पे अटैक करता है, मतलब थोड़ा सा आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, तो इसमें अल्कोहल होता है। एक बार क्या हुआ था कि गुजरात में जैसे जानते हो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अल्कोहल बैन है, एक बिहार है, एक गुजरात है, और भी है। तो गुजरात में जब सबसे पहली बार अल्कोहल को बैन किया गया था, तो अल्कोहल को बैन किया तो मेडिकल स्टोर से खांसी की सिरप खत्म होने लगी। समझ रहे हो कि नहीं? सब मेडिकल स्टोर से खांसी की सिरप पीने लगा था, ठीक है ना। तो बाद में क्या किया गया, तो उसमें मिक्सिंग किया गया, जो अब जो सॉल्वेंट आते हैं अभी भी उनके अंदर अल्कोहल होता है, लेकिन उनके साथ कुछ और भी होता है, जो आप एक्सेस मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा। तो अब मतलब ये सेफ प्रैक्टिस नहीं है। तो इथेनॉल जो है बेटा, ये तो यूज किया था आपका जो हैंड सैनिटाइजर, इसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सैनिटाइजर के अंदर भी इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इथेनॉल मतलब बहुत मल्टीपर्पज है। परफ्यूम बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने का एक रॉ प्रोडक्ट है ये, जो परफ्यूम आपका बनता है उसका एक रॉ प्रोडक्ट इथेनॉल है। तो इथेनॉल बहुत जगहों पे काम आता है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो इथेनॉल काफी इंपॉर्टेंट फैमिली का, मतलब अल्कोहल फैमिली का ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अल्कोहल फैमिली क्योंकि जैसे और भी तो अल्कोहल हो सकता है ना, अल्कोहल मतलब इथेनॉल ही थोड़ी होता है, अल्कोहल मतलब मिथेनॉल भी होता है, प्रोपेनॉल भी होता है, ब्यूटेनॉल भी होता है। मिथेनॉल अगर आदमी पिए तो वो मर जाएगा, वो डेड हो जाएगा। मिथेनॉल जैसे अभी आपने कभी न्यूज में सुनते होंगे कि जहरीली शराब पी के लोगों की मौत हो गई, ऐसा कभी सुना होगा न्यूज में। तो जहरीली शराब कब बनती है? बिहार से खासकर न्यूज ज्यादा आता है। तो क्या होता है कि जब लोग को मार्केट में नहीं मिलता है, अल्कोहल नहीं मिलता, तो खुद बनाने लगते हैं। तो खुद के बनाने की विधि होती है सब, ठीक है ना, सब गर्म। तो उसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक टेम्परेचर से ज्यादा अगर हीट करोगे, एक टेम्परेचर तक हीट करोगे और इतनी देर तक हीट करोगे,
तब वो इथेनॉल बनता है, लेकिन उससे ज्यादा आप हीट करोगे तो मिथेनॉल बन जाएगा। तो बनाने वाले क्योंकि एकदम लेमैन लोग होते हैं, उनको उतना नॉलेज होता नहीं, तो कई बार वो ओवर हीट कर देते हैं, ठीक है ना। जब उसको लोग पीते हैं तो बेटा वो मिथेनॉल होता है, इथेनॉल नहीं होता है। जब वो मिथेनॉल पीते हैं तो मिथेनॉल मिथेनल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आपके लीवर को कोआगुलेट कर देता है, या आपके लीवर को या आपके इंटेस्टाइन को कोआगुलेट कर देता है, मतलब उसका थक्का जमा देता है। जैसे अंडा डालते हो तवे पे तो ऐसा हो जाता है ना, कोआगुलेशन उसको बोलते हैं। तो मिथेनॉल बहुत डेंजरस है, मिथेनॉल बहुत। तो एल्कोहल फैमिली में सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बच्चों अब इसका हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, हेडिंग डालिए इथेनॉल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला लिखिए। पहला, इट इज ए कलरलेस लिक्विड, इट इज ए कलरलेस लिक्विड, इट इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल, इट इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल। ऐसा तो होता नहीं है, पता नहीं क्यों। आगे लिखो, लिख लिए। इट इज ए कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल, ठीक है ना, प्लीजेंट स्मेल। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, इट हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, it has boiling point of 78 degree Celsius, it has boiling point of 78 degree Celsius and freezing point of, and freezing point of minus 114 degree Celsius, and freezing point of minus 114 degree Celsius। ठीक है, ऐसे कभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछे तो उसमें लिखने को काम आएगा। वैसे देखो, इसको केल्विन में भी बता सकते हो ना, केल्विन में बताने के लिए क्या करना होता है, सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है बच्चों, 273 को ऐड करना पड़ता है, पता है ना इतना। 273 सेल्सियस में ऐड कर दोगे तो केल्विन आ जाएगा। केल्विन में अगर निकालना है तो C प्लस 273, जैसे मैंने 78 बोला है तो 78 प्लस 273 वो क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। अगला लिखो, इट इज लाइटर देन वाटर, इट इज लाइटर देन वाटर। लाइटर देन वाटर कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसकी डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम होती है, समझ में आया ना, इसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है। इट इज लाइटर देन वाटर, ठीक है। तो इथेनॉल इज न्यूट्रल, लिखो इथेनॉल इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस पेपर, टुवर्ड्स लिटमस, इथेनॉल इज न्यूट्रल टुवर्ड लिटमस, इथेनॉल इज न्यूट्रल टुवर्ड लिटमस। मतलब अगर लिटमस पेपर से इसके एसिसिटी या एसिडिटी या बेसिसिटी का टेस्ट करना चाहोगे, पीएच निकालना चाहोगे, या उसको जज करना चाहोगे कि एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, तो आप नहीं कर पाओगे, समझ में है ना। इट इज न्यूट्रल टुवर्ड लिटमस। मतलब अगला लिखो बच्चों, लिख रहे हो बच्चों, वंस कुंजल बेटा कहीं छूट जाए बता देना। ओके बेटा, ओके। लास्ट प्रॉपर्टी लिखो, इट इज मिसिबल विद वाटर, इट इज मिसिबल, इट इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इट इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इट इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। मिसिबल मतलब पता है ना, ये पानी में घुलनशील है, मतलब ये पानी के अंदर सारे प्रोपोर्शन में घुल सकता है, ठीक है ना, ये पानी के अंदर सारे प्रोपोर्शन में घुल सकता है। ये पानी के अंदर क्या है, घुलनशील है, तो पानी के अंदर ये सारे प्रोपोर्शन में घुल सकता है, ठीक है। अगला लिखो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहला लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला लिखो, रिएक्शन विद सोडियम, पहला लिखो बच्चों रिएक्शन विद सोडियम। बच्चों अगर सोडियम के साथ इथेनॉल का रिएक्शन कराया जाए, CH3CH2OH, ऐसे भी लिख सकता हूं, C2H5OH को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, CH3CH3 होता तो इथेन होता, एक हाइड्रोजन हट के OH आया है, तो बेटा ये क्या हुआ, इथेनॉल। तो इसका 2 मोल लेना पड़ेगा आपको बैलेंस करने के लिए। फिर यहां से क्या बनेगा, यहां से बच्चों अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से बनेगा CH3CH2ONA, CH3CH2ONA प्लस H2, प्लस H2 गैस बाहर निकलेगी। तो इसका अगर बैलेंस करोगे रिएक्शन को तो यहाँ 2 आ जाएगा बेटा, और यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है ना। यहाँ एक H के पास हाइड्रोजन हटा के जो OH में
OH में जो एक हाइड्रोजन था इसको हटा के कौन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसका नाम जो होता है OH का एक H हटा के नाइट्रोजन आ जाता है, इसका नाम होता है बेटा सोडियम, सोडियम ईथा ऑक्साइड, सोडियम ईथा ऑक्साइड। परेशान मत हो, ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बेटा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इट बर्न विद इट बर्न विद ए पॉप साउंड, इट बर्न विद अ पॉप साउंड, ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखो, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, 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 रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा इसका कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, कॉन्क H2SO4 पता है ना, H2SO4 जानते हैं सब लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं सब लोग। ठीक है ना, इसे इसे किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है, एसिडों का राजा है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हम लोग इसको बैटरी में भी इस्तेमाल करते हैं, बैटरी में इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन जो बैटरी में इस्तेमाल करते हैं बहुत डाइल्यूटेड होता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, कॉन्क H2SO4 की। बेटा कॉन्क H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी निकाल लेता है। एग्जाम्पल जैसे घर पे कभी कॉन्क H2SO4, पहले तो तुम लोग मिले ना तुम लोग को, लेकिन अगर मान लो कोई एक लैब में एक्सपेरिमेंट करने का बोले कि चलो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, तो अगर कोई चीनी ले लो, शुगर, ठीक है ना, शुगर में ग्लूकोज होता है, फॉर्मूला पता है C6H12O6। बेटा ग्लूकोज के अंदर जैसे ही तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे, पूरा का पूरा पानी वो बाहर निकाल लेगा, तो कार्बन बचेगा बस। कार्बन में देखो C6H12O6 है ना, तो इसमें पूरा 12H2O को बाहर निकाल लेगा, 6H2O को बाहर निकाल लेगा, तो आपको केवल कार्बन मिलेगा। तो कार्बन मिलेगा तो चीनी तुरंत ब्लैक हो जाएगा, चीनी के ऊपर अगर कॉन्क H2SO4 डाल दोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसीलिए बेटा जो एसिड अटैक होता है, उस पर जब आपके चेहरे पे, आपके हाथ पे कभी कोई एसिड फेंक देता है, तो क्या करता है एसिड, तुरंत आपका पूरा बॉडी वाटर से बना हुआ ना, वाटर से तुरंत वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इससे एसिड बर्न बहुत डेंजरस होता है। एसिड बर्न इसलिए डेंजरस होता है क्योंकि वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कॉन्क H2SO4, कहीं भी गिरेगा पानी निकाल लेगा। सोचो, चीनी के ऊपर गिरेगा, पूरा पानी निकाल के केवल कार्बन छोड़ा, इसीलिए पूरी की पूरी चीनी क्या होती है, ब्लैक हो जाती है। इन द सेम में बेटा जो हमारे ऊपर भी अगर कभी कॉन्क H2SO4 गिर जाएगा, तो पूरे स्किन से पानी निकाल देता है, अंदर तक पानी निकाल देता है, तो फिर वो एसिड बर्न ठीक नहीं होता है। ठीक है ना, वो भी उसका अटैक वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो बच्चों इसमें जो रिएक्शन आपको जो पढ़ना है वो केवल इतना ही पढ़ना है जो मैं लिख रहा हूं, CH3CH2OH। बेटा इसका कॉन्क H2SO4, और थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं और इसके साथ इसको हीट करते हैं, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो एल्कीन बनता है, क्योंकि पानी निकालेगा इसमें से तो बनेगा एल्कीन, CH2 और साथ में बच्चों H2O बनेगा, एल्कीन बनेगा, साथ में H2O बनेगा। देखो इसमें दो हाइड्रोजन, इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने थे, यहां पे चेक करो, 6 थे, उधर 4 बचे, 2 निकल गए, एक ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है ना, रिएक्शन बैलेंस है अभी भी, चेक कर लो। ठीक है ना, यही रिएक्शन आपको पढ़ना है, जो पढ़ना है वही एकदम याद रखो। पढ़ लिया आप, लिख लिया बच्चों। यहां याद रखना कॉन्क H2SO4 कौन सा एजेंट होता है, कौन सा एजेंट होता है बेटा, ये लिखा हुआ है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाइड्रेट मतलब पानी, हाइड्रेशन जैसे बोलते हो ना, यू शुड बी इनफ हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड इनफ टू प्ले अ गेम। तो हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मतलब पानी को बाहर निकालना, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये पानी को बाहर निकाल सकता है। आपके सिलेबस में यही रिएक्शन है, तो आपको यही पढ़ना है, बाकी बच्चों दुनिया और भी है। अब हम आए थे इसके यूजेस में, बच्चों इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो कुछ पता ही है हमें, बस कुछ कुछ लिख लेते हैं। यूजेस में इसके देख लेते हैं, तो बच्चों लिख लो यूजेस में, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स,
पहला यूज, ठीक है। दूसरा, दूसरा लिखो बच्चों, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक, एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म, इट इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ईथर, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड वही इथेनॉइक एसिड, ठीक है ना। एसिटिक एसिड मतलब इथेनॉइक भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, इथेनॉइक एसिड एटसेट्रा, इथेनॉइक एसिड एटसेट्रा, ठीक है ना। आगे लिखो, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, हाँ, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फॉर रेजिन्स, फॉर रेजिन्स, फैट्स, फॉर रेजिन्स, फैट्स एंड ऑयल्स, रेजिन फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है ना। आगे लिखो, इट इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, बताया था ना, हैंड सैनिटाइजर, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ठीक है। देखो, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो बोल देना मुझे, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। बच्चों इसमें अगला लिखो, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, पता है ना, डेटॉल सब लोग, ये बाकी। अगला लिखो, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, डाइज जानते हो ना, कपड़ा रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाइज, ड्रग्स, डाइज कॉमा ड्रग्स, it is used in the manufacturing of dyes comma drugs and detergent, and detergent, dyes comma drugs and detergent, डाइज कॉमा ड्रग्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है। डाइज में ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ठीक है ना, मेडिसिन को ड्रग्स कहते हैं, ठीक है ना। बाकी ड्रग्स में, ड्रग्स मतलब लोग गलत वर्ड हो गया उसका, ड्रग्स मतलब मेडिसिन होता है, ठीक है ना, वो ठीक है वो, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इथेनॉल का इस्तेमाल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कुछ एग्जाम्पल और याद रखना, 3 एग्जाम्पल तो याद ही रख सकते हो। एक याद रख सकते हो एल्कोहलिक ड्रिंक में इस्तेमाल होता है, दूसरा क्या याद रख सकते हो, सैनिटाइजर से याद रख सकते हो कि एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो वायरस और बैक्टीरिया को किल करे वो एंटीसेप्टिक होता है, तो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल होता है। तीसरा और क्या याद रख सकते हो कि ये एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड को बनाने में इस्तेमाल होता है। इथेनोइक एसिड मतलब अभी बनाया था आपने, याद है आपको, एल्कोहल से इथेनोइक एसिड बनाया था, अभी पहला ही तो अभी स्टार्ट ही तो उसी से किया था कि इथेनॉल से क्या बना था, इथेनोइक एसिड बना था ना। और बेटा ये किसके तरह यूज किया था, सॉल्वेंट की तरह, है ना, ड्रग्स बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा याद रखोगे काम इससे चल जाएगा, ठीक है ना। अब हेडिंग डालो बच्चों, इथेनोइक एसिड, हेडिंग डालो इथेनोइक एसिड। दो ही पढ़ने हमें, हमारे सिलेबस में केवल दो है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसी को आपने क्या कहा था बेटा, एसिटिक एसिड, इसी का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड, इसी का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, इसी का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ठीक है। लिखो, अच्छा होमोलॉगस सीरीज बता दिया था कि नहीं बताया था, बता दिया था ना। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, जो CH2 से डिफर करे उसे क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है ना। अरे बताया था CH2 से जो डिफर करे होमोलॉगस होता है, जैसे मिथेनोइक एसिड होता है एक, और एक इथेनोइक एसिड होता है, तो मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड आर होमोलॉगस टू ईच अदर, नहीं। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, HCOOH, एक कार्बन होगा ना, तो एक कार्बन भी ओइक एसिड का ही होगा। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड है। अरे एक कार्बन तो खुद एसिड का ही होता है, इसमें एसिड वाला कार्बन भी काउंट होता है, इसलिए दो है, इथेनोइक एसिड है।
तो बच्चों देखो इन दोनों में CH2 यूनिट का डिफरेंस है, चेक कर लो। ये दोनों आपस में होमोलॉगस सीरीज है ना, तो इसमें देखो मैं नहीं लिखवा रहा लेकिन जैसे ये सेकेंड मेंबर होता है एसिड फैमिली का, होमोलॉगस सीरीज में सेकेंड मेंबर होता है। तो पहला मेंबर मिथेनोइक एसिड हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया, ठीक है ना। इसमें बस अगला डायरेक्ट पॉइंट लिखो, a 5 to 8% solution of a 5 to 8% solution of a 5 to 8 5 ऐसे लिख लो, a 5 to 8% solution of a 5 to 8% solution of acetic acid, a 5 to 8% solution of acetic acid in water, in water is known as vinegar. A 5 to 8% solution of acetic acid in water is known as vinegar, is known as vinegar, ठीक है ना। तो ये मतलब आप समझ रहे हो 5 to 8% बाई वॉल्यूम है, 5 to 8% क्या है, बाई वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो तुम्हें 100 ग्राम विनेगर बनाना है, 100 ml, तुम्हें 100 ml विनेगर बनाना है, कितना, 100 ml। तो बेटा 100 ml विनेगर बनाने के लिए मान लो मैं 5% बनाना चाहता हूँ, 5% विनेगर सोल्यूशन बनाना चाहता हूँ, कोई 6% बना सकता है, कोई 8% बना सकता है, तो मैं 5% बनाना चाहता हूँ। तो जब 5% अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन है, इसका मतलब बच्चों मैं 95 ml वाटर लूंगा, कितना ml, 95 ml, और उसमें 5 ml क्या ऐड करूंगा, एसिटिक एसिड। तो अब जो 100 ml बनेगा वो कहा जाएगा 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, समझ रहे हो कि नहीं। तो जब 5% सोल्यूशन एसिटिक एसिड का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे विनेगर बोलते हैं। विनेगर पता है ना सबको बच्चों, क्रॉस क्वेश्चन जिसको भी है वो पूछ सकता है मेरे से, ठीक है ना। क्रॉस क्वेश्चन कोई भी, कुंजल कोई क्रॉस क्वेश्चन हो बेटा पूछ सकते हो। हाँ देखो इसमें आगे 100% एसिटिक एसिड, 100% एसिटिक एसिड is called glacial acetic acid. 100% acetic acid is called glacial, is called glacial acetic acid, glacial acetic acid, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। तो 100% रहेगा ना, तो उसका ग्लेशियर पता है आपको, ग्लेशियर पता है आपको, ग्लेशियर जानते हैं ना, ग्लेशियर जो पोल्स पे हमारे हैं, बर्फ। तो जब 100% एसिटिक एसिड रहता है ना तो वो बिल्कुल व्हाइटिश हो जाता है, तो उसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना, ग्लेशियल एसिटिक कहते हैं उसको, एकदम उसका कलर व्हाइट है, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, चलो बच्चों अगला लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग, हाँ कर देंगे। हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिखो इट इज ए कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल, इट इज ए कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल। ऐसा स्मेल मतलब जो तुरंत नाक में चढ़े, ठीक है ना, जैसे नहीं होता तुरंत कोई चीज नाक में आता, हटाते हो आप सॉरी, वो पंजेंट स्मेल, ठीक है ना, मतलब आप सह नहीं सकते, बियर नहीं, मतलब जैसे अगर नाक लगाओगे तो बियर नहीं कर पाओगे, इमीडिएटली यू विल रिमूव योर नीज, ठीक है ना, तो ये पंजेंट स्मेल, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, सेल्सियस में बताया जाए, सेल्सियस में बताया जाए या केल्विन में, सेल्सियस में बच्चों या केल्विन में, सेल्सियस में। इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस, इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, रुक जाओ कैलकुलेट कर लेने दो, बॉइलिंग पॉइंट 11 8 आएगा, यहाँ 1 आएगा, इट हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 118 डिग्री सेल्सियस, it has boiling point of 118 degree celsius, it has boiling point of 118 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 118 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें भी लिखो इट इज मिसिबल इन वाटर, इट इज मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इट इज मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ये पानी में हर प्रोपोर्शन में, दोनों ही, दोनों ही, ठीक है ना, इथेनॉल भी और इथेनोइक एसिड भी पानी में हर प्रोपोर्शन में मिसिबल। ठीक है बच्चों, आगे चले, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी लिखो, देखो इट टर्न्स केमिकल प्रॉपर्टी से पहला इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इसका मतलब ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करता है बच्चों। तो ये एसिड हुआ या बेस? एसिड हुआ। हाँ वैसे नाम में छुपा हुआ था, तुम लोग बहुत स्मार्ट साउंड नहीं कर रहे हो उसमें। ब्लू लिटमस को किसमें कर रहे हो, देखिए ऐसे याद भी रखना, ये ब्लू टू किसमें कन्वर्ट करता है? रेड में। ठीक है ना, तो ये एसिडिक नेचर को इसको कंफर्म करता है। लिखो इट इज वीकर एसिड, इट इज वीकर एसिड देन, इट इज वीकर एसिड देन HCl, इट इज वीकर एसिड देन HCl, इट इज वीकर एसिड देन HCl। बच्चों ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। ये क्या होता है? इट इज वीकर एसिड इन देन HCl। ये HCl से क्या होता है बेटा? वीक एसिड होता है। ठीक है ना, अगला हेडिंग लो इसी में, स्टरीफिकेशन रिएक्शन, स्टरीफिकेशन, स्टरीफिकेशन, स्टरीफिकेशन रिएक्शन, स्टरीफिकेशन रिएक्शन, स्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है ना, स्टरीफिकेशन रिएक्शन लिखो बच्चों, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड react with, ethanoic acid react with ethanol, ethanoic acid react with ethanol in presence of, ethanoic acid react with ethanol in presence of acidic catalyst, ethanoic acid react with ethanol in presence of acidic catalyst to form ester, to form ester, to form ester, to form ester। ठीक है ना, टू फॉर्म ईस्टर। ठीक बेटा, इट इज ए स्वीट स्मेलिंग, 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 इट इज ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इट इज ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। बच्चों परफ्यूम में इसका इस्तेमाल किया था ईस्टर का, इसका स्मेल स्वीट होता है। ठीक है ना, इसका स्मेल, ईस्टर का जो स्मेल होता है क्या होता है? स्वीट होता है। तो परफ्यूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका रिएक्शन देख लो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OH है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये इथेनोइक एसिड। अब देखो बेटा, इसमें से इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है? अल्कोहल के साथ। तो OH, उल्टा लिख रहा हूं जानबूझ के, OH CH2 CH3, उल्टा लिख रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा H को भी बदल दो। ठीक है, H को भी बदल दो। तो देखो बेटा, अगर H को बदल दो तो ये यहां से H2O क्या हो जाएगा? बाहर। यहां से H2 क्या हो जाएगा? बाहर। तो बाहर होने के बाद बचेगा क्या? देखो याद करने के लिए बस बता रहे, तो तुम याद रखो इसको। तो बेटा बचेगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पे क्या बचेगा? O C2H5। ये जो कंपाउंड बच्चों इसे क्या कहते हैं? ईस्टर। प्लस H2 भी आएगा, प्लस H2। ये जो बना है बेटा इसको क्या कहते हैं हम लोग? ईस्टर कहते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस होगा, एसिड होगा कोई, उसके प्रेजेंस में होगा, इसे हम क्या कहते हैं? ईस्टर। इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम होता है बच्चों, ये जो अभी कंपाउंड बना है इसका नाम होता है इथाइल, इथाइल एसीटेट। इसका नाम है, इस ईस्टर का नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। बच्चों ईस्टर खुद में एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एक बार आया है तो एक बार इसका बस सम्मान करो, इसका नॉमेनक्लेचर पूरा नहीं, आपके सिलेबस में केवल इथाइल एसीटेट है।
ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, इथाइल एसीटेट, इसका नाम होगा बेटा इथाइल एसीटेट, ठीक है ना, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगला लिखो इसमें सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन लिख लिया था, कुंजल वंश लिख लिया था बेटा। तरीका याद रखो, तरीका मतलब तुम्हें बीच से H2O निकालना है, चाहे इधर से निकाल दो, बस एक O बचेगा, साथ में ग्रुप बचेगा, बीच से H2O निकालना है। लिखो सपोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, सपोनिफिकेशन लिखो, लिखो बच्चा, लिखो स्टर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, स्टर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, स्टर इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली give back, stir in presence of alkali give back, stir in presence of alkali give back ethanol, give back ethanol, ethanol and salt of, and salt of, and salt of carboxylic acid, and salt of carboxylic acid, and salt of carboxylic acid. This reaction is called saponification. This reaction is called saponification reaction. This reaction is called saponification reaction. Saponification reaction. ठीक है बेटा, इधर देखो, तो स्टर CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ O था, यहाँ C2H5 था, ये था ना स्टर, इथाइल एसीटेट। बेटा इसका रिएक्शन एल्कली के साथ कराना है, जैसे मैंने NaOH के साथ करा दिया, तो ये वापस क्या दे देगा बेटा, ये वापस दे देगा इथेनॉल, तो वापस ये देगा CH3 CH2OH, साथ में क्या देगा, साथ में देगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जिससे ये बना था वो एसिड कौन सा था, CH3COOH, जिससे बना था वो एसिड कौन सा, CH3COOH। तो बेटा बस यहाँ अंतर इतना है कि CH3COOH न देके यहाँ पे Na दे देगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनोएट। ये क्या है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, सॉल्ट है। सॉल्ट क्यों है बेटा, एसिटिक एसिड होता है ना, इथेनोइक एसिटिक एसिड होता है ना, उसका रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराओगे तो यही बनता है, तो एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है कि नहीं। यहाँ पे नहीं, ऐसे बता रहा हूँ आपको, जनरल बता रहा हूँ कि बेटा अगर एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड एक एसिड है, उसका रिएक्शन एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कराते हो तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना। तो एसिड कौन है समझने के लिए, एसिड एसिटिक एसिड है CH3COOH, उसका रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो ये सॉल्ट बनता है। इसको सॉल्ट क्यों कह रहे हैं मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये एसिड से आया है और NaOH से Na आया है, इसलिए सॉल्ट है, ठीक है ना, सोडियम इथानोएट। बच्चों आपको दो चीज मिला, एक सोडियम इथा ऑक्साइड, सोडियम इथा ऑक्साइड कब बनता है, जब इथेनॉल में से एक H हटा देते तब बनता है सोडियम इथा ऑक्साइड। इथेन सोडियम इथेनोएट कब बनता है, जब एसिटिक एसिड में से एक H हटा देते ऑक्सीजन के साथ हो रहा तो बनता है सोडियम इथानोएट। बच्चों देखो इसको सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप समझ रहे हो, साबुन, ये डिटर्जेंट बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल, ऐसे ही रिएक्शन का, इस रिएक्शन का नहीं, ऐसी ही रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सोप, लिख लो बच्चों, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप, लिख लो इसको, एक लाइन लिख लो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप। सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि सोप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ठीक है। वही बात आ गई, रिएक्शन विद अ बेस, हेडिंग लो रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। तो बच्चों वही बात है, छोटी सी बात है, कर लेते हैं इसको।
रिएक्शन विद बेस, तो बेटा बेस अभी बताया था ना COH है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा दो, तुम्हें पता है क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट क्या बनेगा अभी बनाए थे, और वाटर बना दो, खत्म कर दो। इसका नाम पता है ना, सोडियम इथानोएट, सोडियम इथानोएट, ये सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। क्लियर 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 क्लियर। ये लिख लेते ना, हेडिंग डालते ना, रिएक्शन विद बेस डाल दिए थे ना बच्चों, रिएक्शन विद बेस। अब लिखो रिएक्शन विद कार्बोनेट, रिएक्शन विद कार्बोनेट, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटा जैसे देखो, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेटा कार्बोनेट का मतलब Na2CO3, कार्बोनेट पे -2 होता है तो सोडियम 2 आएगा, इसका रिएक्शन कराओगे बच्चों तो क्या बनेगा, ऊपर वाला सॉल्ट बन जाएगा CH3COONA प्लस CO2 बन जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा, तो चाहे H2 है H2O है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम बनेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम बनेगा, प्लस NaHCO3, बेटा इसको बाई कार्बोनेट भी कहते हैं अगर आपको याद हो, इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। इसके साथ भी रिएक्शन बनेगा बच्चों, सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। नीचे वाला बेटा सोडियम बाई कार्बोनेट है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कहा था, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाई ही तो होता है, सेम रिएक्शन होता है, सेम बनता है, ठीक है। अब लिखो इसके यूजेस, यूजेस लिखो, लिखो लिखो, इट इज यूज्ड एज विनेगर, it is used as vinegar, it is used as vinegar in cooking, and it is used as vinegar in cooking and as preservative, and as preservative in pickles, ठीक है ना, एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, पिकल्स मतलब पता है ना अचार में, ये प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लिखो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, it is used in manufacturing of soap, it is used in manufacturing of soap, dyes and rubber। अरे टाइम से सर्विक क्या करना है, टेस्ट देना है क्या बच्चों को, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना, लिख ले बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया, कुंजल वंश आप लोग हो गया, लिख लिया, हाँ। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, परफ्यूम एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा, डाइज परफ्यूम इन प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। अब बच्चों क्लींजिंग एक्शन, अब है, अब सोप का आपको पढ़ना होता है ना, अरे मैंने फोन कहाँ रखा अपना, एक मिनट बच्चों, एक लास्ट इसमें बचा हुआ है बच्चों, वो मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, सोप का क्लीनिंग एक्शन, लास्ट टॉपिक है इसका, बेटा प्रैक्टिस करना है तभी आएगा ये, कुंजल वंश कोई डाउट है बेटा, बस एक मिनट बच्चों, एक मिनट बस, मैं वो उस पर डालना, स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, बस खत्म हो जाएगा ना,
इसलिए सोच रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा कष्ट ना हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बाहर जाओ बाहर। आया नहीं। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, है आपके पास अगर तो, नहीं है तो घर पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये सोप एक्शन बताने वाला कि सोप कैसे काम करता है, ठीक है ना। इसके लिए मुझे डायग्राम चाहिए था, तो एनसीईआरटी का डायग्राम गूगल पे पूछा, इससे अच्छा खुद एनसीईआरटी डाल दिया बेटा। लेट्स वेट, एनसीईआरटी निकाल लो बाकी लोग। देख लेना एक बार, रीड आउट कर लेना एनसीईआरटी में, कुछ छूटा तो नहीं, वैसे तो नहीं छूटना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब जितने येलो बॉक्सेस में है उसको एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है ना, येलो बॉक्सेस की जो भी चीज है। ठीक है बच्चों, सारा रिएक्शन करा दिया है, आप चेक कर लेना सारा ही रिएक्शन। आ जाओ, हाँ ये देखो, सोप और डिटर्जेंट इनका देखो, ये बेसिकली ये हमें देखना है, जिसको हम बोलते हैं सोप एक्शन, ठीक है। ठीक है, इधर देखो बच्चों, तो सोप क्या होता है, ये लॉन्ग चेन होता है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, मतलब ये जो एसिटिक सॉल्ट है इसका लॉन्ग चेन होता है, मतलब जैसे अगर बहुत सारे कार्बन लग जाए, इनको जिगजैग लाइन से डिनोट करो, ये बहुत सारे कार्बन लग जाए और लास्ट में आपका ये ग्रुप हो COO माइनस और Na प्लस। याद करो सॉल्ट आया था कि नहीं आया था बेटा, सॉल्ट ऐसा आया था सपोनिफिकेशन रिएक्शन में, याद करो, इधर CO माइनस था, इधर Na प्लस था, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये सब क्या है, ये जो मैंने एरो जिगजैग बनाया ये क्या है, ये सब जैसे ये CH3 है, ये CH2 है, इसको मतलब नोटेशन का तरीका, ये क्या है बेटा, ये CH2 है, जहां जहां पीक या क्रिस देखो ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि कार्बन को, मतलब कार्बन को पूरा बार बार लिखने की जगह ऐसे जिगजैग लाइन से बना दिया जाता है। तो अगर जिगजैग लाइन बना दिया बेटा, तो इसका मतलब आप इसको समझे कि जहां जहां पीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा CH3, यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा CH2, तो बेटा ये जो सोप जब बनता है ना, तो जैसे जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, 2 कार्बन का एसिड पढ़ा, 2 कार्बन का सॉल्ट पढ़ा, लेकिन जब सोप बनता है तो 100 ऑफ कार्बन होते हैं, 100 कार्बन, मतलब 100 कार्बन, 100 कार्बन से ऊपर होता है, तो अगर पूरा ड्रॉ करूंगा तो ऐसा टाइम लगेगा ना, इसलिए इसको क्या किया जाता है हमेशा, ये जिगजैग लाइन से दर्शा दिया जाता है, ये जिगजैग लाइन समझ लो, ये सब कार्बन है जिगजैग लाइन वाली जितनी, आपको क्लियर है, पहले बताओ कुंजल वंश क्लियर। हाँ, अब सुनो, ये जिगजैग लाइन है, तो जिगजैग लाइन बच्चों ये जो जितने हैं ये हाइड्रोकार्बन है, ये है हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा। तो बेटा हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मतलब इनके ऊपर पोलैरिटी नहीं होती, नॉन पोलर, और ये जो हाइड्रोकार्बन होता है नॉन पोलर होता है, और इसका जो ये वाला एंड है ये पोलर एंड होता है, ये वाला एंड क्या होता है, पोलर एंड होता है। ये पोलर क्यों होता है बेटा, क्योंकि इसके अंदर साफ साफ आपको पोलरिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है, पोलरिटी का मतलब क्या, प्लस माइनस, हाइड्रोकार्बन में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन इस सोप के अंदर दो, एक ही सोप के अंदर दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक उसका पोलर हेड होता है, पोलर हेड कौन है, COO माइनस और Na प्लस वाला, ये इसका क्या है, पोलर हेड है, और बेटा इसका पीछे जो टेल है वो कैसी है, नॉन पोलर, नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है बच्चों, नॉन पोलर क्यों, क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोकार्बन।
तो अब एक प्रिंसिपल याद रख लो बच्चों, वाटर जो होता है वाटर पोलर होता है। वाटर कैसे होता है बट कैसा होता है बेटा, पोलर। वाटर कैसा होता है, पोलर। तो बेटा देखो, लाइक्स डिजॉल्व इन लाइक्स, जैसे लाइक लाइक में डिजॉल्व होता है, ठीक है ना, जैसे पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे केरोसिन है। केरोसिन क्या होता है बेटा, ये एल्केन या एल्कीन होता है। केरोसिन जानते हैं ना आप लोग, केरोसिन या पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, ये क्या होता है, एल्केन और एल्कीन होते हैं। तो बेटा जब इनको आप पानी के अंदर डालोगे तो डिजॉल्व नहीं होंगे, पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, लेयर बने। क्यों? क्योंकि केरोसिन क्या है, नॉन पोलर है, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन है, और पानी क्या है, पोलर है। तो पोलर नॉन पोलर एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते। अभी आगे चल के एक एक्टिविटी भी है एनसीईआरटी में, जिसमें पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट मिसिबिलिटी। अब एल्कोहल पानी में क्यों घुलता है, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन थोड़ा एल्कोहल को पोलर बना देता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा एल्कोहल होगा तो वो भी पानी में नहीं घुलेगा, बहुत बड़ा एसिड होगा तो वो भी पानी में नहीं घुलेगा। लेकिन ये पोलर एंड के वजह से एसिटिक एसिड और एल्कोहल, जो अपनी आपने पढ़ा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि इनका पोलर हेड होता है। समझ में आएंगे नहीं यार? तो लाइक डिजॉल्व इन लाइक, जैसे आपने पढ़ा था ना कि एल्कोहल ऑल रेशियो में पानी के अंदर डिजॉल्व होता है, इथेनोइक एसिड ऑल रेशियो में पानी के अंदर डिजॉल्व होता है, पढ़ा है आपने। तो उसके अंदर पोलर हेड होता है इस वजह से, और ये जो टेल वाला पार्ट है बहुत छोटा होता है। अरे इथेनोइक एसिड में 2 ही कार्बन तो होते हैं, और इथेनॉल में भी 2 ही होते हैं, तो पोलर हेड क्या होता है, छोटा होता है, यहां बहुत बड़ा है। अब सुनो ध्यान से, इतना बात सबको समझ में आ रहा है? ये थियरी समझ में आ रहा है कि पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। कुंजल वंश क्लियर बेटा? हाँ, अब सुनो ध्यान से बेटा, अब आपका ये शर्ट है या कोई चीज है, ग्रीस है, डर्ट है, ठीक है ना, तो बेटा ये वाले एंड का, जैसे यार टेक्निकल नाम बात करें तो पोलर का नाम, पोलर पानी के अंदर डिजॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं, फिलिक, मतलब जो पानी से, पानी को फिल मतलब होता है लव करना, तो हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से प्यार करता है। तो ये वाला एंड इसका क्या है, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि पोलर एंड है। और बच्चों मैंने लॉजिक आपको बता दिया है, पानी भी पोलर होता है, इसलिए पोलर का ये हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है बेटा, ये है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब क्या होता है, डर। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्यों बच्चों, क्योंकि नॉन पोलर है, और पानी क्या है, पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर की आपस में बनती नहीं, तो ये पानी से क्या है, ये कहेगा पानी से दूर चलो, और ये बोलेगा पानी के पास जाओ। पोलर एंड क्या बोलेगा, पानी के पास जाओ, और ये क्या बोलेगा, पानी से दूर जाओ। समझ में आया? अब जैसे ही बेटा आपने डिटर्जेंट को आप कपड़े के अंदर डाला, पानी को, पानी के अंदर कपड़ा डाला, उसके अंदर डिटर्जेंट डाला, डिटर्जेंट पानी में घुला, मतलब उसका एक इंच डिटर्जेंट पानी में, उसका एक इंच घुल जाएगा, मतलब दूसरा इंच उसका नहीं घुलेगा। तो देखो इसमें क्या है, ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, ये सब ऑयल डर्ट, दो चीजें देखो यहाँ पे, एक ऑयल है और एक वाटर है। तो हाइड्रोफोबिक वाला वो कहां जाना पसंद करेगा, ऑयल के पास। तो बेटा ऑयल जो होता है ना वो हाइड्रोकार्बन होता है, ऑयल क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। तो ऑयल क्या है, नॉन पोलर, ग्रीस क्या है, नॉन पोलर, ठीक है ना, ऑयल और ग्रीस ये सब क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व होता है। तो बताओ इनका टेल डिजॉल्व होगा ग्रीस डर्ट में कि या हेड, कौन डिजॉल्व होगा, टेल डिजॉल्व होगा या हेड, हेड, हेड डिजॉल्व होगा। क्या डिजॉल्व होगा वंश, ग्रीस में, ऑयल में, सोप का हेड डिजॉल्व होगा या टेल, हाँ टेल डिजॉल्व होगा। कुंजल क्या डिजॉल्व होगा, अच्छा अभी वो समझ आया, पोलर नॉन पोलर समझ में आया, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक समझ में आया, अच्छा ठीक है। अब देखो जैसे ही आप कपड़ा साफ करते हैं, हम कपड़ा, तो कपड़ा जब साफ करते हैं तो उस कपड़े के ऊपर मान लो आपके शर्ट के ऊपर ग्रीस लगा हुआ है या ऑयल लग गया, ठीक है, आप सब्जी खा रहे थे, सब्जी गिरा दिया, ऑयल लग गया, ऑयल लग गया। तो जैसे ही आप इस कपड़े को पानी के अंदर डालोगे और फिर डिटर्जेंट डालोगे, तो डिटर्जेंट मतलब ये वाले मॉलिक्यूल्स आपने डाल दिए। अब आपके कपड़े के ऊपर ऑयल है और पानी है, ऊपर क्या है, पानी है। तो देखो इस डिटर्जेंट के अंदर दो एंड है, एक एंड क्या है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक है जो COO माइनस और Na प्लस वाला है, और एक जो क्या है, जो लॉन्ग चेन है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक। तो देखो अब ऑयल के पास कौन जाना चाहेगा, ऑयल से कौन अट्रैक्ट होगा,
ऑयल से कौन अट्रैक्ट होगा? हाइड्रोफोबिक, क्योंकि बेटा लाइक नेचर डिजॉल्व इन ईच अदर। तो लाइक नेचर मतलब ये जो ऑयल है उस वो भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। कुंजल समझ रहे हो बेटा? ऑयल क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है? नॉन पोलर। तो बेटा नॉन पोलर की तरफ जाता है। तो ये जो आपका नॉन पोलर एंड है वो आपके ग्रीस और डर्ट की तरफ जाएगा, लेकिन पोलर एंड जो है वो ग्रीस और डर्ट से दूर भागेगा। तो देखो, तो जैसे ही बच्चों क्या हुआ, ये आपका ग्रीस और डर्ट है, ये ग्रीस और डर्ट है। तो जैसे ही देखो नॉन पोलर हेड जैसे मान लो यहाँ पे ग्रीस और डर्ट, ये मिसेल्स फॉर्मेशन। देखो इधर मैं बताता हूँ बच्चों, मान लो यहाँ पे डर्ट है, ये डर्ट और ग्रीस है। तो ये लास्ट में सारे नॉन पोलर एंड जो है होंगे ना, जो सारे नॉन पोलर एंड होंगे वो इस ग्रीस और डर्ट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सब इधर ही होंगे। लेकिन बाकी सब जितने पोलर हेड होंगे वो इससे दूर रहेंगे। तो देखो उन सबका फेस बाहर की तरफ रहेगा, क्योंकि उनको तो पानी में रहना अच्छा लग रहा है, तो वो सब बाहर की तरफ रहेंगे। लेकिन जितने टेल वाले हैं सब इसके साथ चिपक जाएंगे। किसके साथ चिपक जाएंगे? ग्रीस और डर्ट के साथ। समझ में आ रहा है कुंजल? ये नॉन पोलर वाले नॉन पोलर में डिसॉल्व करेंगे। तो ग्रीस और डर्ट में कौन चिपक गया? हाइड्रोकार्बन। और पोलर वाले बोले ना, हाइड्रोकार्बन की तरफ नहीं, हम तो पानी में खुश हैं। तो जैसे ही आपने अब पानी से उनको वॉश आउट किया, तो ये नॉन पोलर वाले, ये पोलर वाले क्या करेंगे? पानी के साथ जाएंगे, पानी के साथ जाएंगे ना। लेकिन नॉन पोलर वाले कहेंगे नहीं, हमें तो पानी के साथ नहीं जाना है, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ेगा क्योंकि वो उनके साथ अटैच है। तो जब वो जाएंगे तो ये ग्रीस और डर्ट को लेके जाएंगे अपने साथ, तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम हमारे साथ चलो तुम, क्योंकि तुम हमारे जैसे हो। समझ में आएंगे नहीं? तुम हमारे जैसे हो, मेरे साथ चलो। तो इस इन दिस वे बेटा वो क्या करेंगे? आपके ग्रीस और डर्ट को आपके कपड़े पर से हटा देंगे। क्लीनिंग हो गया। क्लीनिंग यही तो हुआ। समझ में आ रहा है कुंजल? समझ में आ रहा है? वंश आ रहा है? हाँ, दो एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक और ये देखो, तुम ये बात पर याद रखो, पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। तो ठीक है बच्चों ना, तो नॉन पोलर कौन होता है? हाइड्रोकार्बन। ग्रीस और डर्ट ये दोनों क्या है? नॉन पोलर। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोकार्बन और ग्रीस और डर्ट बच्चों नॉन पोलर है। तो जैसे ही आप इस डिटर्जेंट को डालोगे तो उसका जो टेल वाला पार्ट है वो ग्रीस के पास जाके हर तरफ से अटैच हो जाएगा। हेड वाला पार्ट पानी में रहना चाहेगा, तो वाइप आउट करोगे तो हेड वाला पार्ट उसके साथ जाएगा पानी के। तो बेटा क्योंकि वो ग्रीस और डर्ट को टेल वाले सब चिपका चुके हैं, तो उनको साथ लेके जाएंगे। तो बेटा ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसे बोलते हैं मिसेल्स फॉर्मेशन। ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिसेल फॉर्मेशन। ये जो फॉर्मेशन हुआ ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन होता है। तो पहले डिटर्जेंट जाता है, पूरा प्रिंसिपल लिखना होगा तो क्या लिखोगे? डिटर्जेंट जाएगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट किसमें डिजॉल्व होगा? ग्रीस और डर्ट में डिजॉल्व होगा, और फिर उसका मिसेल्स का फॉर्मेशन करेगा। जब पानी के साथ इसको वॉश आउट करोगे तो ग्रीस और डर्ट को साथ में लेके चला जाएगा। ये क्लीनिंग एक्शन हुआ, सोप का क्लीनिंग एक्शन हुआ। बोलो यहाँ पे बच्चों, कुंजल वेंस बताओ बच्चों, आ गया ना? ये सिंपल है, देखो लेमन टर्म में इसमें बताने की कोशिश की आपको। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक बच्चों, तो ये कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। कभी अगर सोप एक्शन एक्सप्लेन करने को आएगा तो एक बार रीड कर लीजिएगा, हालांकि एनसीईआरटी के लो बॉक्सेस में क्वेश्चन लेकिन फिर भी आ सकता है। क्लियर है? और किसी कोई डाउट? बच्चों एग्जाम में डायग्राम बना लोगे? एग्जाम में डायग्राम बनाते समय क्या बनाओगे? ऐसे ग्रीस और डर्ट बना देना, ऐसे ग्रीस और डर्ट बना देना। ग्रीस और डर्ट बना दो, जैसे बता देना कि ग्रीस है, ये डर्ट है। इसके ऊपर ऐसे बना देना कि हाइड्रोफोबिक वाला, ऐसे हेड बना देना, हेड पे माइनस। और Na+ भी होता है लेकिन उसमें माइनस दिखा है क्योंकि बेटा Na+ सोल्यूशन के अंदर होता है। ऐसे बना देना तो ये चिपक जाएंगे। फिर लास्ट में ऐसे मिसेल्स बना देना, मिसेल्स बना देना हर तरफ से, तो जिगजैग लाइन करके हर तरफ ऐसे जिगजैग लाइन करके मिसेल्स बना देना, बता देना कि ये मिसेल्स है। ड्राइंग जरूर बनाना, अगर सोप एक्शन आ जाए बच्चों ड्राइंग जरूर बनाना। और लास्ट में इनको रिंस अवे कर देंगे, इनको हम रिंस कर देंगे तो मिसेल्स का फॉर्मेशन होगा ग्रीस और डर्ट को लेकर साथ में। ठीक है? इसे कोई डाउट? चलो, कार्बन एंड कंपाउंड समाप्त हुआ। इसका कुछ नोट्स होगा तो मैं भेज दूंगा इसका सोपोनिफिकेशन का। बाकी एक बार
जो बात बताया उनको आप ध्यान रखें। कोई डाउट किसी को? कुंजल वंश। अब आपका एक काम है, पहला एनसीईआरटी का जितना इंटेक्स्ट एक्सरसाइज है और जितना लास्ट में दिया है वो सब कंप्लीट करना है, ये होमवर्क रहेगा। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट एक्सरसाइज सारा और जो लास्ट में दिया उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो कम से कम इंट एक्सरसाइज सारा कर लेना और इंटेक्स एक्सरसाइज सारा कर लेना बच्चों, ठीक है ना। दोनों से देखो, इंटेक कुछ चीजें ऐसी छोटी छोटी होती हैं जो क्लास लेक्चर में कवर नहीं पाता है, इसीलिए आपको एनसीईआरटी का केमिस्ट्री में खासकर इंटेक्स एक्सरसाइज जरूर पढ़ना। समझ में आ रहा है? तो बस अब बताओ कौन से चैप्टर का रिवीजन करेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास? मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ फिजिक्स से रिवीजन। तो फिजिक्स में कौन से चैप्टर का रिवीजन पहले करना चाहिए? लाइट इलेक्ट्रिसिटी किसका? इलेक्ट्रिसिटी। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बता देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बता देंगे, दोनों दो बच्चे कह रहे हैं वंश इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करा देंगे, बाकी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्लास हो